रिलेशनशिप में हमने अक्सर ये भी देखा है, प्राइवेट स्पेस लोग मांगते हैं। गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, प्राइवेट स्पेस चाहिए। ये मेरा पासवर्ड आपको नहीं टच करना है, ये मेरी चीज़ है, आपने कैसे टच कर ली। अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हैं तो मुझे लगता है सब सामान एक दूसरे का है। जो सामने वाले का सामान है वो मेरा है, जो मेरा है वो सामने वाले का है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम प्राइवेट स्पेस की बात करने लगते हैं एक वक्त के बाद, शादी हो, रिलेशनशिप हो उसमें? सबसे पहले तो दिस इज नॉट अ प्राइवेट स्पेस, हाँ बिकॉज प्यार में स्पेस होना जरूरी होता हाँ है, लेकिन इस प्यार में मतलबीपन कितना है हाँ वो देखना पड़ेगा। ये जो स्पेस होता है ना, हाँ। स्पेस ग्रोज यू एंड स्पेस गिव्स यू द टाइम टू ग्रो इंडिविजुअली। अब अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करो, लेकिन अगर वो प्राइवेसी ऐसी है कि तुम ये नहीं देख सकते हो, तुम ये नहीं झांक सकते हो, तुम्हें इस बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है, देन यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। यू आर जस्ट यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम विद अ पार्टनर। ओके। दिस इज नॉट लव एंड दिस इज नॉट एट ऑल जिसको हम कहते हैं कि मोहब्बत या प्रेम हाँ होता है। हाँ बिकॉज अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर छुपा क्यों रहे हो? हाँ। अगर कुछ भी आपके मन में या किसी भी मन रिश्ते में में, फोन में कुछ भी कुछ भी गलत गलत नहीं नहीं है है तो तो फिर आपने छुपाने की छुपाया क्यों? जरूरत ही नहीं हाँ, है। सब और कुछ ओपन होना सब चाहिए। कुछ ओपन, बिकॉज हाँ प्यार की बुनियाद ट्रस्ट भी तो है ना, हाँ लॉयल्टी भी तो है। हाँ आप रिस्पेक्ट भी तो करते हो ना एक दूसरे को। हाँ इट इज नॉट ऑल लाइक ऑलवेज कि आपका पार्टनर आप पे शक करने के लिए आपका फोन चेक करे। हाँ मेरा पार्टनर है, मेरा फोन कहीं भी पड़ा होता है, वो चार्ज लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कभी भी डाउन हो हाँ जाएगा। तो वो केयर भी तो हो सकती है। हाँ। और जस्ट ही वाज जस्ट आपका फोन उठा ही रहे थे, बट अगर वो ऐसा लग रहा है कि मेरी प्राइवेट स्पेस में इन्वेजन है, नो ब्रो, यू आर सो दैट हाइडिंग इज, हाँ समथिंग। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट लव। कुछ तो गलत है हाँ, आपके जो आप रिश्ते शेयर में। नहीं करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। यस, अ, आप गलत हो। आपने प्रिवेसी की तो हम बात कर रहे थे, इसके अलावा टाइट रिलेशनशिप, केयर की आपने बात की। केयर एक टाइम पे बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर हो जाती है और लगता है कि यार इतनी ज़्यादा केयर आखिर क्यों? हर अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो भी कहाँ जा रही हो सवाल होता है। लड़की भी पूछती हो कई बार कि आप कहाँ जा रहे हो बाहर। तो एक्सेसिव केयर क्या ज़रूरी है एक रिलेशनशिप? क्योंकि आपको बांध देती है बहुत बुरी बिल्कुल। तरीके से, यू आप नो जकड़ जाते हो उसमें। प्यार और रेत हाँ जितना कस के मुट्ठी में पकड़ोगे ना, हाँ वो उतनी ही जल्दी बहती है। और आप रिश्ते को क्यों बांध रहे हो? अगर आपको प्यार है तो छोड़ दो ना। हाँ और एक कहावत है कि जो पिंजरे में कैद पंछी होते हैं ना, हमेशा उन्हें उड़ान बीमारी लगती है। तो जो खुद अपनी सोच से बंधे हुए हैं, वो सामने वाले को भी वो कभी सामने उड़ने नहीं वाले को भी देंगे। कभी भी उड़ने नहीं देंगे। एंड टाइट रिलेशनशिप, ओके, इट्स ओके दैट यू आर क्लोज, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट को डिपेंडेंसी इज रॉन्ग। आप एक दूसरे के ऊपर इतना मोहताज हो गए हैं कि आपका अपना वजूद खोता जा रहा है। आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि यार इसके बिना पूछे तो मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ, हाँ या मैं अपने घर के पर्दे तक नहीं बदल सकती हूँ, या खोल भी नहीं सकती हूँ, हाँ या इसके बिना पूछे मैं अपने घर के कदम बाहर भी नहीं रख सकती हूँ। तो सॉरी, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे पहला रेड फ्लैग होता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट एंड गैस लाइटिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो समझ लो प्यार नहीं है, बांधा जा रहा है। और आपका एक दिन तो दम घुटेगा। दैट इमोशनल एग्जॉशन यू फील इन द रिलेशनशिप ना, हाँ वो आज नहीं तो कल फटेगी। हाँ। वो मन में जो घुटन है ना, वो वो फटेगी, बाहर निकलेगी। वो बाहर निकलेगी। हाँ और एक और आदि ने मेरे को एक बात बोली थी, अपनी बीवी से, अपने पार्टनर से, जब तक लड़ो जब तक वो ये ना कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा। जब लगे कि हाँ, मुंह खुलने मुंह वाला खुल है गया तो चुप हो तो जाओ। चुप हो जाओ, वो मन में बात है कुछ जो फटने वाली है। हाँ और अगर आपके रिलेशनशिप में ये मोमेंट भी आ रहा है ना कि आपके मन में बातें हैं हाँ और आप बोल ही नहीं पा रहे हो, हाँ। सॉरी ब्रो, यू आर नॉट इन द राइट। लवली, बांधने की बात सिर्फ आपने कपल्स में की, इसके अलावा कई बार हमने पेरेंट्स को भी देखा है। थोड़ी रोक टोक होती है कई बार पेरेंट्स की भी कि अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है उसको खुद के लिए टाइम चाहिए, ऑब्वियसली दोनों को खुद के लिए टाइम बिल्कुल। चाहिए। पर कई बार उनको भी बांधा जाता है, नहीं अभी ये काम कर ले, नहीं अभी ये काम कर ले, थोड़ी देर में चले जाना, अभी ये काम कर ले, बाद में घूमने चले जाना। तो क्या पेरेंट्स का वो बांधना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ये वक्त उन दोनों पर अभी, फिर बात वही आती है ना कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स, जरूरी क्या है? देखो जरूरी है, शादी किसकी, आप दोनों की है ना। हाँ अब जिस घर में वो लड़की आई है, हाँ देन वो लड़के की जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स को समझाना कि नहीं मम्मी ये काम बाद में हो सकता है, हाँ नहीं पापा ये चीज़ बाद में मैं कर दूंगा, हाँ यू डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कर लूंगा अपने टाइम पे। अगर आप वो चीज़ समझा सकते हो, समझा पा रहे हो, देन तो अपनी ज़िंदगी आराम से जियो।
और अगर आप वो समझाने लायक नहीं हो तो आप तो शादी करने लायक भी नहीं हो। फिर आपका हक ही नहीं है कि आप किसी और इंसान को लेके आए, और आप जिस कंट्रोलिंग बिहेवियर में और जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप खुद हो उस इंसान को भी डालो, बिकॉज आपकी नई नई शादी है। हाँ। आप दोनों एक दूसरे को भी जानोगे। हाँ। इवन व्हेन यू आर, इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों ही केसेस में ना अभी तक सिर्फ फोन पे बातें हो रही थी। हाँ। आप एक दूसरे से कभी कभी मिलते थे। शादी एक ऐसा रिश्ता है ना कि शादी के बाद आके आपको सच में पता लगता है कि ये इंसान और इंसान की आत्मा कैसी है, ये इंसान सच में कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे जीता है, कैसे हैबिट उसकी आपको पता चल एग्जैक्टली। एंड दैट दैट ग्रोज द लव, दैट ग्रोज द कंसर्न एंड दैट ग्रोज द केयर एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप। और अगर वही टाइम एक दूसरे को आप नहीं जान पा रहे हो, वही टाइम आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, तो कब करोगे? क्योंकि उसके बाद तो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद तो बोलेंगे बच्चे कर दो, फिर बच्चों को हाँ। पालो। आपने अपनी जिंदगी तो जी नहीं ना। हाँ। आप जिंदगी भर दूसरों के लिए करते रह गए, दूसरों के लिए आप सोचते रह गए। क्योंकि आपको क्या सिखाया जाता है यार कि 12th तक पढ़ो, 12th के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद नौकरी लगो, नौकरी के बाद शादी करो, शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा कर लो, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, बूढ़े होके सत्संग हाँ। करने लग जाओ, फिर मर जाओ। हाँ। बट दिस इज नॉट लाइफ ना। हाँ। आपने खुद के लिए कहाँ जिया? हाँ। ये तो आप एक बॉक्स टू बॉक्स लाइफ में ट्रांसफर होते चले गए। हाँ। कि कमरे वाले बॉक्स से उठा, बाथरूम वाले बॉक्स में गया, बाथरूम वाले बॉक्स से बाहर निकल के डाइनिंग रूम वाले बॉक्स में आया, खाना खाया, गाड़ी वाले बॉक्स में बैठा, उस बॉक्स से निकल के ऑफिस बॉक्स में आया, फिर घर वाले बॉक्स में आके बैठ गया। जिंदगी कहाँ जी? और हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिचुएशंस को लेकर। अब खुद ये पता है, एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि उम्र छोटी होती है, जिंदगी बहुत छोटी होती है, जिंदगी जी लो। नहीं, जिंदगी छोटी नहीं है। हम जीना बाद में शुरू करते हैं, हम बाद में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। हाँ। लवली, आपको एंजल ऑफ लव भी कहते हैं सब। देखिए, मैं आपकी बातों में गुम गई हूँ इस टाइप का। ये मुझे लगता है ऑडियंस के साथ भी ऐसे ही होता ही होगा। एंजल ऑफ लव आपको कहते हैं, और वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। देखिए, प्रपोज डे भी आता है। लोगों को कई बार प्रपोज करने के तरीके नहीं पता होते हैं, क्योंकि आप एंजल ऑफ लव आपको लोग कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा तरीका है प्रपोज करने का, लड़का हो चाहे लड़की, और कब करना चाहिए? वो पॉइंट कब आता है कि हाँ, अब इसी के साथ सब कुछ करना है, इसको आप प्रपोज कर देना चाहिए? देखो, और रिलेशनशिप का क्या पहले प्रपोजल मिलना चाहिए या फिर शादी का कब मिलना चाहिए? ये भी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। आप रिलेशनशिप में आए हाँ। तो ये सोच के आए और ये बता के आए कि आप क्यों आ रहे हैं। हाँ। मेरे को शादी करनी है, हाँ। या फिर मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, हाँ। या फिर मुझे सिर्फ ट्रायल पीरियड पे आना हाँ। है, पहले ही बता दो, तो दैट प्रपोजल इज राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ था ना, आदित्य एंड मी, वी वर टॉकिंग, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। रिलेशनशिप की सबसे पहली बुनियाद होती है फ्रेंड्स अच्छे दोस्ती। बनने। हाँ, आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि प्यार खत्म हो जाए, दोस्ती जिंदा रहनी चाहिए। आप एक दूसरे के सामने शर्माए ना कुछ बोलने से पहले, सोचे ना कुछ बोलने से पहले, झिझके ना कुछ बोलने से पहले। इफ यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, प्रपोज द पर्सन। और सिर्फ ये बोलो कि साथ रहता है, जब तक रह पाएंगे, जितना रह पाएंगे, चाहे मैं तुम्हें कुछ लाके ना दे पाऊँ, चाहे मैं तुम्हारी ख्वाहिशें ना पूरी कर पाऊँ, सुकून दे दूंगा, खुशी दे दूंगा, साथ कर लेंगे। हाँ। अगर वो बॉन्ड फील हो रहा है, देन प्रपोज द पर्सन एंड बी क्लियर इन योर माइंड, शादी करनी है या फिर टाइम पास करना है। और वो बता दो सामने वाले को क्या शादी करनी है तेरे से, हाँ, बूढ़ा होना है तेरे साथ, जिंदगी बितानी है। यानी रिलेशनशिप का ही जब आप प्रपोजल दे रहे हैं तो ही आपको ये चीज सोच लेनी कि इसी से अब शादी करनी है। यही वो बंदा है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए, यही वो लड़की है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। बिल्कुल। तो ये फैसला वहीं पर हो जाना चाहिए, उसी पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे। और जैसे कई बार होता है कि आपको वो लाइक वो कहते हैं ना कि जब हनीमून पीरियड चल रहा होता है किसी भी रिलेशनशिप का, आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं, यू फील यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे दिख रहा है, मेरा बहुत और सारी अच्छाई एक दिन अचानक से खत्म हो जाती है, एक दिन अचानक से खत्म हो जाती है। तो उस बबल के फूटने से पहले प्रपोज मत करो। हाँ, टेक टाइम, नो द पर्सन, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों जानो। एंड आई ऑलवेज से कि दूसरे इंसान को जानने का सिर्फ एक तरीका होता है, उसको अनकंफर्टेबल स्पेस में डाल दो। जैसे कि ये कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की से मिले हैं, आप उससे बोल दो कल को मैं नहीं चाहूँ कि मैं कमाऊँ, मैं सिर्फ हाउस हस्बैंड बन के रहना चाहता हूँ। विल यू बी एबल और विल यू बी विलिंग टू बी इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? ओके। एंड अगर कल को मैं बहुत बीमार पड़ जाता हूँ और या फिर मैं किसी काम करने लायक नहीं रहता हूँ, तब तुम क्या करोगी? या मेरे पास से सब कुछ चला जाता है, तब तुम क्या करोगी?
बिकॉज दैट आर द नॉट क्वेश्चंस जो कि इंसान एक्सपेक्ट करता है। एग्जैक्टली, हम सडन हमेशा क्वेश्चंस है, सडन सिचुएशंस भी होती हैं। इवन शादी के लिए भी जब हाँ। लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाता है ना, एक बने हाँ। वो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर होता हाँ, है जो हाँ, समाज ने हाँ, बना हाँ। रखा है कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हाँ। तो नहीं है, आप खुश हो इस और रिश्ते से। मुझे लगता है बच्चों के पूछने से पहले पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं। Exactly. पहले वो तय करते हैं, फिर तुम- बच्चों को दिया जाता है मौका कि आप तय कीजिए। वही बोलते हैं, तुम जाके बात कर लो आपस में। तो वहां पर भी ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपको पुट अप एग्जैक्टली करने हैं। डालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो भी आपको ये पुट अप करने हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी तो सबसे ज्यादा दोनों जरूरी अरेंज मैरिज में ही है। तभी ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिकॉज हाँ, हाँ। रिलेशनशिप में जब लव मैरिज है, आप हाँ। तो एक दूसरे को से थोड़ी बहुत तो बात कर रहे हो हाँ, ना, हाँ। आपको पता है किस पे चिड़चिड़ी हो रही है, हाँ। किस पे थोड़ा सा इसका मूड अच्छा हो जाता है, हाँ। कैसे उसको मनाना है, आपको पता है उस बारे में। बट व्हेन यू आर इन द अरेंज सेटअप ना, आप जाके बात ये मत करो कि आप खुश हो इस रिश्ते से, आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको मैं कैसा लगा, आपने कितनी पढ़ाई करी। नो ब्रो, ये सब जानने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा है। पहले ये पूछो कि घर के फाइनेंसेस कौन मैनेज करेगा। हाँ। मैं अगर पेपर वर्क में अच्छा हूँ तो तुम क्या मैनेज करोगी। मैं ग्रोसरीज लेके आ जाऊंगा तो क्या तुम किचन सेटअप कर सकती हो, क्या तुम खाना बनाना चाहती हो, और आर यू लुकिंग फॉर अ मेड। आस्क एवरीथिंग, जिससे घर में लड़ाइयाँ होती हैं शादी के बाद में, क्योंकि वो लड़ाई बाद में अराइज हो, इससे अच्छा तो आप पहले ही सॉर्ट आउट पहले ही सॉर्ट आउट कर लो, पहले ही पता हो जाए ना कि क्या सोचती हैं। बिकॉज द वे अ पर्सन आंसर्स, और वो क्वेश्चन का जिस तरीके से जवाब देता है, हाँ। दैट वे टेल्स यू कि दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव, और उसका not। दिमाग हिला हाँ, हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। लवली, अभी तक मैंने आपकी जितनी बातें सुनी, लव एट फर्स्ट साइट पे आप विश्वास रखती हैं? क्योंकि आपने कहा कोई भी फैसला अगर हमें लेना है तो सोच समझ के लेना है, या जो यंग कपल्स आजकल के हैं उनको सोच समझ के लेना है, शादी का हो, रिलेशनशिप का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी हो तो भी। तो लव एट फर्स्ट साइट होता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं मुझे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, ऐसा कुछ होता है? प्यार कभी भी पहली नजर में नहीं होता। नहीं होता। आपको इंसान पसंद पहली नजर में आता है। मतलब दैट इज अट्रैक्शन, नॉट दैट इज लव। अट्रैक्शन, नॉट लव। लव टेक्स टाइम, लव नीड्स डिवोशन। सो व्हाट इज एक्चुअली लव? क्या है प्यार? हमें कब पता चलता है कि हम प्यार में अब पड़ गए हैं? यार, प्यार में पढ़ने का ना सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब आप ये जान लो कि मुझे लड़ना भी है तो इसी से लड़ना है, मैं अगर रोऊं तो इसी के कंधे पे सर रख के रहूं, मुझे अगर खुशी के पल बांटने हैं तो मैं इसी से बांटूं, मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, मैं अगर इसको सिर्फ बताऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, चाहे परेशानी सॉल्व हो या ना हो। वो प्यार होता है, वो एक भरोसा हाँ। कि मैं Trust। हूँ साथ में, तू उड़, तू बढ़, तू चल, तुझे जो करना है अपनी ज़िंदगी में। यू नो दैट एक रिलेशनशिप में ना, कोई एक इंसान भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसको संभालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कई लड़के बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं कि उनको कुछ ज़िंदगी में बनना है, लेकिन अगर पार्टनर सही ना हो ना, वो ढप करके टूट जाते हैं कि यार समझने वाला ही नहीं है तो फिर मैं किसके लिए करूं। Exactly। क्योंकि प्यार ना आपको एक भरोसा देता है कि तुम जो हो, जैसे हो, मुझे कबूल हो। मुझे नहीं पता कब, क्या, कहाँ तक, कौन सी चीज़ आखिरी होगी, लेकिन जब भी आखिरी होगी मैं साथ में मौजूद होऊंगा। वो प्यार होता है। और अगर वो एहसास है ना, वो महसूस हो रहा है किसी के साथ, तो वो आपको प्यार है। बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए, तो फिर वो प्यार है। फिर रुको मत, फिर आगे बढ़ जाओ सीधे। फिर आगे बढ़ कई जाओ। ऐसे भी कोशिश करते हैं लोग, जैसे लव एट फर्स्ट साइट, इम्प्रेस करने की आपको कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शन कि आप अट्रैक्ट ही करो। अच्छा, ये बंदी मुझे पसंद आई, देखना मैं इसके सामने आज शर्ट और ऐसे पहन के जाऊंगा, ये करूंगा, तो बेसिकली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे प्यार हो। नहीं कर या रहे कोई हो। लड़की भी अगर ऐसा करे, देखो आप ना, मैं सबको ये बात बोलूँगी, लड़का हो या लड़की हो, अपने किरदार को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, व्हेन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना, उसको ना ही कॉम्प्लीमेंट से फ़र्क पड़ता है, ना ही क्रिटिसाइज से फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई तारीफ कर रहा है या आलोचना कर रहा है। हाँ, तो जब आप अपने किरदार में स्ट्रांग हो ना, अपने दिमाग से स्ट्रांग हो, अपनी आत्मा से स्ट्रांग हो, आपको परख होगी कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच में सच मेरे बोल रहा साथ है। क्योंकि वो वाली बात है ना कि लोग आते तो हैं आपकी तारीफ के लिए, हाँ। लेकिन हो सकता है कि पीछे कोई मतलब छुपा हो। तो पहले मतलब देखो, बाद में तारीफ देखो। हाँ, ज़रूरी नहीं है हर तारीफ अच्छी हो और आप अच्छे हो, हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ। शादी की हमने इससे पहले बात की थी, तो हमने पेरेंट्स की इंटरफेरेंस की बात की थी, तो आपने कहा था कि कुछ हद तक सही है और वैसे नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, एक दूसरे को समझें। कई केसेस में ऐसे भी देखा जाता है कि कपल्स इतना खुद में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पेरेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं।
वो नहीं देख रहे हैं कि जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया है वो उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप, ऐसी भी रिलेशनशिप क्या अच्छी है जो आपको अपने ही पेरेंट्स से दूर कर दे? नहीं देखो, ये सिचुएशन क्यों डेवलप होती है? ये सिचुएशंस इसलिए डेवलप होती है ना क्योंकि वो सो कॉल्ड इंटरफेरेंस हमको नहीं पसंद आता है। हमको परिवार बनाना तो है, लेकिन परिवार में बसना नहीं है। परिवार का जो मूल होता है ना, जो फाउंडेशन होता है, हमको उसको निभाना नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप तो माँ बाप हैं, लेकिन दूसरे के माँ बाप जो हैं वो इन लॉज हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो कि यार ये परिवार है तो क्यों है मेरे साथ में। और रिश्ता यार सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप और मैं साथ में हैं, हाँ। हम रोमांस कर रहे हैं, हम हनीमून पे जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं। नहीं, एक रिश्ते में खुशहाली तभी आती है जब एक आदमी अपने जब घर में घुसे ना, वो ये देखे कि मेरी बीवी और मेरा जो परिवार है वो खुश है या नहीं? खुश है, वो हंसी मजाक कर रहा है, वो हंस के बात कर रहा है। और एक आदमी जब घर में घुसता और ये देखता है कि घर में कलेश हो रहा है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, माँ बाप अलग लड़ रहे हैं, बीवी अलग लड़ रही है, मेरी ज़िंदगी में अलग परेशानी चल रही है, तो वो तो रिश्ता है ही नहीं ना, वो तो प्यार ही नहीं, वो रिलेशनशिप है ही नहीं। यू आर चाहे विद आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स से दूर हैं, यानी कि वो प्यार उस तरीके का नहीं हुआ, आप उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए। नहीं यार, प्यार ना सब कुछ निभाता है। ये भी तो फिर एक परेशानी है ना कि माँ बाप चाहे बुरे हों, हाँ। लेकिन माँ बाप हैं, हाँ। आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ। एंड जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं ना, वो अटेंशन मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी भाई तुमको। क्योंकि एक प्यार उनके साथ भी है, वो प्यार भी अटेंशन वो मांगता प्यार भी पेरेंट्स कई बार इंटरफेयर करते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कब तक आओगे, खाना खाओगे नहीं खाओगे। पेरेंट्स कंसर्न में पूछते हैं क्योंकि औलाद है उनकी, हाँ। पैदा किया है उनको। और अगर दूसरे इंसान को वो कंसर्न इंटरफेरेंस लग रहा है तो वो गलत है। लेकिन फिर पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि भाई अब इनकी एक अलग लाइफ, एक इनकी गृहस्थी हो गई है, आपने अपनी जिंदगी अपने विचारों के साथ अपनी तरीके से जी ली है। हाँ। ना अब उनका दौर है, इनकी अब बारी उनकी है। बारी है। अपने वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। जब पेरेंट्स भी अपने दैट कल्चर, ट्रेडिशंस और दैट इमोशंस को, अपने माइंडसेट को होल्ड करके रखेंगे, यहाँ पे भी एक होल्ड चल रहा है जो नया कपल है, तो फिर क्लैश ही होगा ना। हाँ। किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को बदलाव अपनाना पड़ेगा। हाँ। हमने देखा है बहुत सारी आजकल ओपन मैरिजेस भी होती हैं। शादी तो कर ली, पहले प्यार हुआ, फिर शादी भी कर ली, इतना बड़ा फैसला ले लिया लाइफ का, लेकिन वो चल नहीं पाती आगे। और फिर वो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप ये तय करते हैं हम साथ तो रहेंगे लेकिन फिर भी साथ नहीं रहेंगे, हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं आपस में। तो वो उस शादी में भी क्यों रहना चाहते हैं? वो समाज को दिखाने के लिए, अच्छा, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बिलियनियर कपल है, हाँ। और उन दोनों के स्टेक्स जुड़े हुए हैं अपनी कंपनीज के साथ में, हाँ। बिकॉज ये सारे जो ओपन मैरिज का कंसेप्ट है, आई डोंट थिंक वो मिडिल क्लास फैमिली में होगा। वो तो फिर आर्य पार करते हैं कि रहना है या नहीं रहना है, आशिक के साथ भागना है या फिर इसी के साथ निभाना है, वो फिर आर पार का फैसला लेते हैं। बट जहाँ पे लाइफस्टाइल, दिखावा, सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा आ जाता है ना, वहाँ पे ये ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है कि दिखावे के लिए तो हम दोनों साथ हैं, बट दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट एक्चुअल अ रिलेशनशिप एंड इट इज़ नॉट मैरिज। वो ख़त्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर कहाँ से आता है एक्स्ट्रा? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बताते तो नहीं है, समाज के हिसाब से उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके होते हैं, उनकी वाइफ को भी वो चीज़ नहीं, वही छुपाने वाली बात आ जाती है। तो ये बहुत, वो भी कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे हैं उनके, 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके बाद ये सिचुएशन डेवलप होती है। तो इतने लंबे वक्त के बाद आखिर क्यों? 2 चीज़ें होती हैं। हाँ। या तो इंसान की फितरत ऐसी हो हाँ। कि वो एक के साथ कभी खुश नहीं हो सकता। हाँ। फिर तो उसको कितनी ही लड़कियां मिल जाएं, कितने ही लड़के मिल जाएं, तो उस एक ने इतने लंबे वक्त तक आखिर क्यों वेट कर लिया? आई थिंक वो पहले भी नहीं पता लगा होगा, या फिर वो पहले सिर्फ तलाश रहा होगा कि यार इसके साथ मैं कर सकता हूँ। यार देखो, रिश्ता ना सिर्फ 2 ही वजह से खराब होता है। हाँ। या तो इंसान ही वैसा हो, या फिर उसको वो ना मिल रहा हो जो वो रिश्ते से चाहता है। हो सकता है कि शादी में इमोशनल सपोर्ट ना हो, फिजिकल सपोर्ट ना हो, मेंटल सपोर्ट ना हो, कोई ना कोई कमी तो होगी जो वो बाहर गया। तो या तो आप खुद से ये सवाल करते कि क्या दूसरे इंसान के जिस्म में ऐसी चीज़ है जो उसमें नहीं है और मैं उसको नहीं समझा सकता हूँ। हाँ। या तो अपनी बीवी को समझाने का या अपने पति को समझाने का हिम्मत रखो कि लेट्स स्पीक अबाउट इट, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट, कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं कि ये मेरे को खल रहा है, ये मेरे को कमी महसूस हो रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि पहला तरीका वही होना चाहिए हाँ, था, communication. बट यू चूज द इजी वे हाँ। कि यहाँ छोड़ देते हैं, दूसरे के दूसरी पास जगह चले अपना जाते लेते हैं, हैं। क्योंकि काम दूसरे तो आपको वहां पे भी वही करना है, कम्युनिकेशन तो वहां पे भी आपको करना है। बॉडी तो वही है ना, एग्जैक्टली बॉडी वही है, हाँ। आपको सेम ऑर्गन्स मिल रहे हैं, हाँ। सेम पार्ट मिल रहा है, हाँ। सब कुछ सेम मिल रहा है, हाँ, एक But- चेहरे को छोड़कर जो डिफरेंट है थोड़ा। आपकी इनर सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप में ना, सेटिस्फेक्शन बहुत मायने रखती है कि मैं इसके साथ संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, और अगर इसके साथ नहीं है तो फिर मैं किसी के साथ भी नहीं हो सकता हूँ। कई बार सिचुएशंस ऐसी भी आती है कि लोग डाइवोर्स की ओर आगे बढ़ जाते हैं। डाइवोर्स केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हम किससे इफेक्ट हुए हैं? क्या हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है? इतनी सारी हमने जो वेब सीरीज़ देखी जिसमें बहुत कॉमन है डाइवोर्स, ऐसे लगता है कि 2 दिन की बात है, 2 दिन शादी की, अगले 2 दिन में हमारा डाइवोर्स प्लान हो जाएगा। डाइवोर्स केसेस इतना क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हमारी क्षमताएं कम क्यों हो रही हैं एक रिलेशनशिप को बांधने की? देखो, जब ऑप्शन दिखता है ना हमको, हाँ। चाहे वो ऑप्शन दूसरा इंसान हो या परिवार हो पीछे का, कि मैं अगर यहाँ नहीं निभा पाऊंगी तो मेरा पीछे का परिवार जो है मेरे को संभाल लेगा, हाँ। तो इंसान फैसला लेता है। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने से पहले एक बार सवाल करो कि रिश्ता ख़त्म क्यों हो रहा है। अगर वो इसलिए ख़त्म हो रहा है कि रिश्ते में जान नहीं है, ये मर चुका है, ये बस हम इसको कोशिश कर रहे हैं CPR देने की, हाँ। बट वो ख़त्म है अंदर से, तो अलग हो जाओ। हाँ। बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं उसको खींचने का, एंड स्पेशली तब जब आप अभी आपके बच्चे नहीं हुए हो। बहुत अच्छा है कि आप पहले ही अलग हो जाओ, अगर एक दूसरे की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, इट्स गुड। लेकिन फिर ये सोचो कि उससे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान नहीं तो उसका पैसा भी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं, मुझे जुड़ा कुछ नहीं भी चाहिए। नहीं। फिर ये जो हाँ। एलिमनी का कॉन्सेप्ट आता है ना कि मैं डिवोर्स तो ले लूंगी, लेकिन अब मुझे खर्चा चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, फिर वो गलत है। रिश्ता खत्म करना है तो फिर तो रिश्ता खत्म करो, इंसान इंसान उससे जुड़ी हर चीज आपको वहीं पे खत्म सब कर कुछ देनी, छोड़नी खींचना पड़ेगी। नहीं है आगे, एक्सटेंड नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द डिवोर्स केसेस आज की डेट में इसलिए भी बढ़ रहे हैं बिकॉज एक बहुत इजी बिजनेस बन गया है, इजी मनी का। पढ़ाई करेंगे, IAS अफसर बनेंगे, IPS अफसर एलिमनी बनेंगे, मिलेगा उसके बाद। एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस बिल्कुल हो रहे, क्योंकि पता है ना कि यार मैं शादी करके जैसे ही गई, जितना मेरे को सामान मिला है वो स्त्रीधन एक्ट के अंदर मेरा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ही मैंने शादी करी, बिकॉज आई एम अ मैरिड वुमेन, मेरी प्रॉपर्टी पे आधा अधिकार हो जाएगा। अगर मेरे पास बच्चा है तो बच्चे के जीवन यापन के लिए मेरे को हर महीने पैसा मिलने लग जाएगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ चाहिए जिंदगी में, पढ़ो लिखो, काबिल बनो और कमा लो, कमाओ और खाओ, किसी पर निर्भर ना होना, किसी पर निर्भर मत हो। रिश्ता खत्म कर रहे हो ना, वो इंसान गलत था, शौक से करो, लेकिन फिर उम्मीद मत रखो कि इस इंसान की पैसे से जुड़ी हुई चीजें भी मेरी होंगी, क्योंकि वो उस इंसान की नहीं है, वो उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत से जोड़ी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक केस था, आई थिंक उत्तराखंड का केस था, इट वाज नॉट इन द न्यूज़ बहुत ज़्यादा। लड़का था, लड़के ने शादी करी, अरेंज मैरिज का सेटअप था, शादी 13 तारीख को हुई है। बीवी ने बहुत प्रेशर करा कि हमें रजिस्टर मैरिज करनी है। 13 तारीख से 26 तारीख को उन्होंने रजिस्टर मैरिज कर ली कि उसको लगा यार मिडिल क्लास लड़का हूँ, रजिस्टर की जरूरत नहीं, बट ये कह रही तो मैं कर लेता हूँ। 13 दिन बाद उन्होंने रजिस्टर मैरिज करी। उसके बाद में बीवी 2 दिन बाद अपने मायके गई, मायके से डिवोर्स का नोटिस भेज दिया, हाफ प्रॉपर्टी इन। ओके। एंड दैट मैरिज रजिस्ट्रेशन वाज ओनली फॉर द पर्पस कि मैं डिवोर्स फाइल कर सकूं। शादी तो एक तरीके से प्लानिंग होने लगी है, पैसा कमाने का एक जरिया बनने लगा है। क्योंकि आप देखो ना, आप पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी ढूंढोगे, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होगा, एक फिक्स सैलरी आएगी। बट शादी करो, ढोल नगाड़े बजा के शादी करो, जाओ अच्छे से, और बस एक पेपर साइन करो, 3-4 एक्ट्स लगा दो, और फिर पैसा अंदर। तो पैसा कितना ज़रूरी है लवली किसी भी रिलेशनशिप को बांध के रखने में? कई बार तो अब ऐसे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं लोग। डाइवोर्स जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, प्लानिंग होती है कि कैसे एलिमनी निकालना है, 4 दिन शादी और उसके बाद लुटेरी दुल्हन टाइप, लुटेरा दूल्हा टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें आती। तो पैसा कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, पर रिलेशनशिप घर में रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके। और जिस इंसान के लिए पैसा मायने रख रहा है ना आज कल, वो जिंदगी भर मायने रखेगा। और पैसा खत्म हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, कब तक शादियां करोगे? कब तक आदमी बदलते रहोगे, कब तक औरत बदलते रहोगे? एक दिन तो गोड़ों में दर्द होगा ना, घुटनों में दर्द होगा, फिर क्या करोगे? बूढ़े कैसे होगे, जिंदगी कैसे बिताओगे? हम ना लोग आज का सोचते हैं कि आज कर लेते हैं, आज खुश हो लेते हैं, आज खा लेते हैं, आज हो लेते हैं, आगे का सोचते ही नहीं है। आज किसी को बर्बाद कर देंगे, किसी को बुरा कह देंगे, किसी का फायदा उठा लेंगे, कल वो कैसे घूम के आएगा,
कल हम उस सिचुएशन में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, हम सोचते ही नहीं है। हमने बॉडी लैंग्वेज तो सुना है, लेकिन लव लैंग्वेज का भी बहुत जिक्र होता है। और जैसे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हमने डिस्कस किया कि पहली नज़र में पहला प्यार हो रहा है, कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कुछ पहली बार में किसी को अगर देखती है, कोई अट्रैक्शन अगर होता है तो कोई साइंस देती है, कोई सिंबल्स देती है ऐसे? या मैं आपकी स्माइल पे फिदा हो गया, कोई कहता है किसी लड़की को किसी लड़के का कुछ ऐसा पसंद आ गया, पर्सनालिटी पसंद आ गई, तो क्या ये बॉडी उसी लव लैंग्वेज में आएगा? नहीं, आई थिंक वो नहीं होता है। लव लैंग्वेज ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल और इंटरनल होता है। आपको ना वो जो इनर पीस दे, हाँ आई थिंक वो लव लैंग्वेज है। हाँ फिर चाहे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, सरप्राइजेस मिल रहे हैं, हाँ डजेंट मैटर आपके लिए वो कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, इट विल नॉट इफेक्ट द रिलेशनशिप। वो अंदर से पीस कितना है वो ज़्यादा आई थिंक मैटर करेगा। यानी कि इनर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज जैसे शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद प्यार से किसी को केयर कर दिया, या फिर कुछ ऐसे साइंस जिससे आपका प्यार दिखे सामने वाले को। आप जैसे आपके हस्बैंड ने आपकी हेल्प कर दी, किसी की वाइफ ने किसी की कुछ हेल्प कर दी हल्की, तो क्या वो है साइंस ऐसे, वो है लव लैंग्वेजेस? सब कुछ ही है ना लव लैंग्वेज में। तो आप किसी को अगर प्यार से पानी भी ला के दे रहे हो, अगर वो सो रहे, आप उसके ऊपर कंबल भी रख रहे हो, हाँ। अगर उसके पैरों में दर्द है तो आप उसकी हील्स को हटा के हाँ। आप उसके लिए चप्पल लेके आ रहे हो, जूते लेके आ रहे हो, आप उसकी छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी जिंदगी में जो उसके सपने हैं, हाँ। आप कहीं भी उसका सपोर्ट कर रहे हो, वो लव लैंग्वेज ही तो है, वो प्यार ही तो है। और वो कहते हैं ना कि अगर मैं रूठ जाऊं या थक जाऊं या हाँ। मैं हार जाऊं तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस मुझे प्यार से गले लगा लेना। दैट पीस जो आपको गले लग के आता है, हाँ। दैट इज अ लव लैंग्वेज। लवली, पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक साइड से ही मिल रहा है, सामने वाला नहीं देने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने दी, बहुत सारी कोशिश उसने की, उसने भी दिखाए वो सिंबल्स, वो साइंस, लव लैंग्वेजेस बहुत दिखाई, पर फिर एक टाइम बाद सामने वाला ही केवल दे रहा है, लड़का हो लड़की वही देते जा रहा है, लेकिन उसे मिल कुछ नहीं रहा। तो क्या हम संतुष्ट हो चुके हैं, ठीक है ये हमारे लिए काम कर रहा है, ये हमारे ही पास रहेगा, ये हमारे ही लिए ऐसे ही काम करती रहेगी या करता रहेगा? नहीं, पता है क्या, कई बार ना एक इंसान को ये भरोसा हो जाता है कि यार अभी मेरे साथ तो है। हाँ। अब चाहे वो उसको सरप्राइज दे रहा है नहीं दे रहा है, उतना केयर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। पास तो है, जिसके लिए लड़ाई की थी, जिससे वादे किए थे, वो तो मौजूद ही है ना। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ती जाएंगी। आपको वो जो पहली चीजें मिल रही थी वो इसलिए मिल रही थी क्योंकि तब तक आप अलग अलग रहते थे। अब जब साथ हो, एक घर में हो, तो फिर सेटिस्फाई हो जाओ ना कि साथ तो हैं, हाँ। खुश तो हैं, एक कमरे के नीचे तो हैं, एक साथ तो हैं, एक साथ तो हैं। आजकल जो शादियां हो रही हैं उसमें एज भी बहुत बड़ा मैटर है, तो एज फैक्टर कितना काम करता है किसी भी मैरिज में? आजकल हमने ऐसे भी देखा है कि लड़कियां 10 साल बड़ी हैं, लड़का 10 साल छोटा है, या लड़कियां 14 साल बड़ी हैं और लड़का 14 साल छोटा है, फिर भी जो एज गैप है वो बीच में नहीं आता उनके रिलेशनशिप में, अच्छे से वो बॉन्डिंग बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉन्डिंग नहीं बनती, मैच्योरिटी लेवल मैच नहीं करता। तो क्या एज में या एज मैचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए, और मैच्योरिटी लेवल कितना मैच होना चाहिए? मन मिलना चाहिए, उम्र नहीं। अगर आपके मन मिल रहे हैं ना, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी हूँ। हाँ। तो हमारी एज तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं उनको कई बार बोलती हूँ भाई तुम्हारी उम्र हो गई है ये सब ना करने की, मैं तो अभी जवान हूँ। तो दैट चाइल्डिश नेचर, दैट बचपना, दैट छोटी छोटी चीज को लेके बहुत फन करना उस रिश्ते को जिंदा रखता है। क्योंकि एक इंसान जो छोटा होगा ना, वो उस पूरे रिश्ते में ना एक बचपना जिंदा रखेगा, और जब तक बचपना रहता है ना तब तक आप खुश रहते हो, आपका रिलेशनशिप जिंदा रहता है। बिकॉज वो वाली कहावत है ना कि उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। बहुत खूबसूरत। आप रिलेशनशिप कोच हैं लवली, ऐसी कोई सिचुएशंस आपके पास आते हैं कपल्स लेके, सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप उनकी मॉनिटर करती हैं, उनके रिलेशनशिप में आजकल चल रहा है, और न्यू जनरेशन को क्या कहेंगी? देखो, मुझे ये लगता है कि ना आज की डेट में ना एक्सपेक्टेशंस दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि ये मुझे खुश करेगा, ये मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा, ये मुझे सरप्राइजेस देगा, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैं क्यों करूँ? हाँ। मैं तो टेक पार्ट पे हूँ ना, आई एम द रिसीवर, आई एम द गर्ल। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ना कहीं रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। आप कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हो जाते हो कि यार ये जिम क्यों जाता है,
अब तो हम दोनों साथ हैं ना, अब इसको किसको बॉडी दिखानी है? नो, यू शुड बी वेरी प्राउड कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है। हेल्थ कॉन्शियस। अगर वो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहा है, शादी कर ली ना, साथ में तो हो, रिश्ते में तो हो, यू शुड बी हैप्पी कि वो अपना हैप्पी टाइम निकाल पा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका जो कंट्रोल है, आपके जो क्वेश्चंस हैं दूसरे इंसान को लेके कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, दैट कंट्रोलिंग पार्ट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप। और मैं यही कहती हूँ कि रिश्ते में हो तो रिश्ते को निभाओ, रिश्ते को जियो और खुश रहो, क्योंकि अगर दिल में संतुष्टि नहीं है ना, तो लोग महलों में भी रो रहे हैं। आपके पास सब कुछ आ जाएगा तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे। और ऐसा आजकल की रिलेशनशिप में बहुत कॉमन देखने को मिला है। लास्ट सवाल आपसे यही करूँगी, सोलमेट कौन होता है? किसे कहते हैं सोलमेट? कि हमारा ये जीवन साथी है, इतना प्यारा सा शब्द है जीवन साथी। कौन होता है आखिर जीवन साथी, जो जीवन के अंत तक आपके साथ हो? या आपकी भाषा में मैं समझना चाहूंगी, कौन है जीवन साथी? देखो, साथ मरता कोई नहीं है, हाँ साथ चलने वाला चाहिए। हाँ। आपकी ज़िंदगी में आप जब तक चलो ना, हाथ पकड़ के चलो, हाथ छुड़ा के चलो, मन में खुशी होनी चाहिए। जिसको गले लग के आपको सुकून मिले, जिसको देखने भर से आपके चेहरे पे सुकून मुस्कुराहट आ जाए, जिसको देख के ऐसा लगे कि यार ये है ना तो अब मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं दुनिया से लड़ लूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान है ना, मैं हर मुश्किल हालात से लड़ सकती हूँ, मैं अपने घर में कैसी भी सिचुएशंस हो मैं जी सकती हूँ। हाँ, मुझे ये चाहिए, ये इंसान चाहिए, वो इंसान का साथ, वो जो इंसान आपको की कंप्लीट कर रहा हो। दो परफेक्ट लोग मिलते हैं तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। हाँ, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो ऑपोजिट और नेगेटिव पोल्स होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कई बार बिहेवियर में भी ये देखा गया है कि सामने वाला अगर चुलबुला सा है तो एक थोड़ा गंभीर सीरियस सा होगा, सामने वाला अगर मुस्कुराता रहता है वक्त वक्त पर तो दूसरा जो है वो थोड़ा सीरियस या गुस्सैल हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों देखा जाता है? क्योंकि क्या होता है ना, ऑपोजिट लोग ही एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं इतने ज्यादा? हम जो बन नहीं सकते ना, वो हम हमें सामने वाले हमेशा के अंदर वही देखते लोग हैं। पसंद आते हैं जो वो होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बबली हूँ, हाँ। मेरे जो पार्टनर है आदित्य, वो एकदम ऐसे जैसे रफ टफ मैन होता है ना, शाय एकदम, मुझे वो इसलिए पसंद आए क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं बन सकते। हाँ। और उनको इसलिए पसंद आए क्योंकि वो नेचर नहीं अपना सकते हैं। हाँ। इसलिए अपोजिट अट्रैक्ट होता है। हाँ। लेकिन अपोजिट अट्रैक्शन के बाद भी रिलेशनशिप में ऑलवेज हैव अ सेकंड क्वेश्चन, क्या इतना डिफरेंस हम झेल पाएंगे? क्या इतना अलग होने के बावजूद हम एक दूसरे को अपना वही जो पाएंगे? इससे पहले आपने कहा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस में आपको खुद को डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पहाड़ बिल्कुल नहीं पसंद। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल मैं पर एकदम सारी लव स्टोरीज तो वहीं से अक्सर शुरू वहीं से होती हैं। शुरू होती है। वादियाँ, सुंदर खूबसूरत हाँ, वादियाँ। मुझे घूमना ही नहीं पसंद। मुझे Okay. चाहिए कि मैं घर में आराम से सुकून से रहूं। अच्छा, ओके। एंड दूसरा जो पार्टनर है, इट इज अ यू नो ही और शी इज अ वेरी एडवेंचरस पर्सन कि उसको तो ट्रैवल ही travel ही पसंद है, travel उसको तो करना है, दिन एक्सप्लोर भर, ही हाँ। करना है। देन दीज आर कम्प्लीटली टू अपोजिट पर्सनालिटीज। हाँ। बट जब आप आगे जिंदगी में साथ आके रहोगे, एक ट्रैवल पे निकल जाएगा, आप घर में बैठे हो, फिर तो लड़ाइयाँ होंगी। हाँ। वो डिफरेंस अगर अपना सकते हो, उस डिफरेंस पे अगर लड़ाई ना हो, देन तो इट्स ओके टू हैव अ अपोजिट पार्टनर। देखो कि कितना अपोजिट आप झेल सकते हो। हर चीज के लिए क्वेश्चन करो। वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको डालना पड़ेगा, खुद से भी सवाल करने पड़ेंगे, सामने वाले से भी सवाल बिल्कुल। करने पड़ेंगे। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मैं बार बार यही जिक्र ही कर रही हूँ आपसे लवली। वैलेंटाइन वीक हर हफ्ते होना चाहिए या एक हफ्ता काफी है? प्यार तो एक दिन का मोहताज ही नहीं होता ना। हाँ। प्यार तो जिंदगी भर होना चाहिए। और ये गुलाब दे दिया, टेडीज दे दिए, एक चॉकलेट्स दिन दे वादा दिए। कर दिया, एक दिन चॉकलेट्स दे दिए, नहीं यार, रोज प्यार करो। हर दिन आपको सेलिब्रेट करना हर है दिन प्यार। सेलिब्रेट करो। अगर आपको वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बीवी हो, गुलाब मत दो, गुलाब का पौधा दो जिसको वो अपने साथ नर्चर कर सके। अच्छा। क्योंकि गुलाब सूख जाएगा, पर आपके प्यार के साथ साथ वो गुलाब वो भी ग्रो करेगा पौधा बड़ा और होगा। आपको ये वो चीज याद भी दिलाता रहेगा। एग्जैक्टली। एक दिन चॉकलेट देने से कुछ नहीं होगा, प्यार से बात कर लो तो हर दिन खूबसूरत हो जाएगा, प्यार खूबसूरत हो जाएगा। टेडी बियर को हक करेगी लड़की, इससे अच्छा है कि आप जाके उसको हक कर लो। हाँ। एक दिन का मोहताज, रोज मिलने का मोहताज प्यार कभी नहीं होता है। प्यार ना एक वो एहसास होता है कि ये है मेरे साथ, ये है तो मैं सब कुछ कर लूँगी और मैं सब कुछ हूँ अपनी ज़िंदगी में।
फिर मुझे अपने आप के ऊपर डाउट ही नहीं आएगा कि ये है बस। आज की जनरेशन में ये भी नोटिस किया गया लवली, खरीदते हैं लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे के। जैसे वैलेंटाइन वीक में हम ज़्यादातर देखते हैं चॉकलेट दे दिया, टेडी दे दिया, आपने जिक्र भी किया। अगर किसी एक लड़के को किसी एक लड़की से प्यार है, वो लव ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने इसको गिफ्ट दिया तो मुझे रिटर्न बैक कुछ मिलना चाहिए, या अगर मैंने इसको गिफ्ट दिया तो ये किसी और को क्यों दे रही है। ये भावना भी क्यों आती है? और यूथ में बहुत कॉमन इसे देखा गया है। बहुत कॉमन है। लव ट्रायंगल्स क्यों बनते हैं इतने ज़्यादा? लव ट्रायंगल इसलिए बनता है ना क्योंकि लोगों की उम्मीदें प्यार से ये हैं कि मैं कुछ दे दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। हाँ अगर मैंने इसको अच्छी तारीफें दे दी हाँ तो ये मेरे से खुश हो जाएगी, मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। मैंने इसको गिफ्ट्स दे दिए तो शायद ये मेरे साथ कहीं चलने के लिए तैयार हो जाए। हाँ। या फिर मैंने इससे प्यार से बात कर ली तो ये मेरी शायद लाइफस्टाइल नीड्स को पूरा कर दे। देयर इज़ अ एक्सपेक्टेशन इन बिटवीन, हाँ जो हमने रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनाया कि मैं करूँगा तो ये करेगी। टू साइडेड थोड़ी होता है, ये सौदा थोड़ी है जो दोनों तरफ से दोनों होगा। तरफ से। हाँ, ये तो प्यार है ना। हाँ। प्यार हमेशा एक तरफा होता है, दो तरफे सौदे होते हैं। यानी एक पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार करेगा और एक कम। आप कम। देखें ना, आपके अगर मम्मी पापा का भी रिलेशनशिप देखेंगे, आपको पता होगा या तो पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मम्मी न्यूट्रल स्पेस में है, या मम्मी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिखाता है प्यार बहुत ज्यादा, एक दिखा नहीं पाता। एक एक्सप्रेसिव होता है। हाँ। और एक होता है जो मन में तो रखता है लेकिन बोल नहीं पाता। बहुत खूबसूरत बातें आज हमने की लवली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे भी हमारे यूथ के, इसके अलावा जिन लोगों के डाइवोर्सेस चल रहे हैं, जो शादी को समझ नहीं पाए, शादी करने के बाद भी, साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो उनके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब आज इस पॉडकास्ट में यहाँ मिल गए होंगे। और लवली ऐसे बहुत सारे केसेस सॉर्ट आउट करती भी हैं, लोगों की जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, उनके जो इश्यूज होते हैं उसको भी वो सॉर्ट आउट करती हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि वैलेंटाइन वीक है, लवली के साथ बात होनी चाहिए रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि रिलेशनशिप को हमने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया है, इसलिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमारे तमाम जो दर्शक होंगे उनने आज लवली को सुना भी होगा और उनके तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस।